नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं तिरुपति सर। दिस इज़ माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द फर्दर अपडेट्स ऑफ 11th एंड 12th बायोलॉजी। ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट विजन एकेडमी मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस लेक्चर में। जैसे आपको पता है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। और एक अच्छी बात यह है कि स्टेट बोर्ड का सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से इक्वली मैच हो रहा है एंड दिस विल हेल्प्स टू प्रिपेयर फॉर जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। और जो भी बच्चे जेडब्ल्यू नीट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन बच्चों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी स्टेट बोर्ड और आपका एनसीईआरटी जो सिलेबस है वो पैरेलल चलेगा विद द हेल्प ऑफ योर चेंज्ड स्टेट बोर्ड सिलेबस, राइट। सो चालू करते हैं सेल एंड सेल थ्योरी से। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है कि दिस इज़ द बेस ऑफ बायोलॉजी। ये एकदम बेसिक टॉपिक है बायोलॉजी का जो 11th के बच्चों को खास करके समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सेल क्या होता है और सेल थ्योरी कैसे इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सेल क्या होता है, सेल का आविष्कार किसने किया है, राइट। देन सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो सभी पार्ट्स को किसी ना किसी साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया है, उसके ऊपर रिसर्च किया है और उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है, राइट। सो वन बाय वन अपन देखते हैं कि सेल और सेल थ्योरी क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आप जानते हो जो बॉडी है अपनी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बनता है। इसलिए सेल क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये सेल से बनता है। सो बॉडी का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है ये सेल बनाता है और ये फंक्शनल है अपने लाइफ का, ये फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। क्यों फंक्शनल यूनिट कहा गया है? अगर आपके बॉडी में सेल्स नहीं होते हैं, सेल्स अगर अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं किए होते हैं, तो क्या ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म जिंदा होता? नहीं। तो ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए सेल अपना काम करता है। सेल जो है वो एनर्जी जनरेट करता है और वो टिश्यू को चलाता है, टिश्यू ऑर्गन को चलाता है, ऑर्गन ऑर्गेनिज्म को चलाता है, राइट। तो इस तरह से सेल जो है वो फंक्शनल होता है एक लाइफ के लिए। इसलिए सेल को कहा गया है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। अभी अपने को देखना है कि सेल का आविष्कार किसने किया है, राइट, और ये कैसे हुआ है। तो आने वाले स्लाइड में आप देखोगे कि सेल का आविष्कार सबसे पहले किसने किया है और ये किस तरह से सेल जो वर्ड है ये किस तरह से आया है, ये मैं आपको आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगा, राइट। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, ऑल वी आर बीइंग द ऑर्गेनिजम्स, आप, मैं, पेड़ पौधे, एनिमल्स, ये सभी ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं? स्टार्टिंग देखो, ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो है सेल, शुरुआत होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म की शुरुआत किससे होती है? सेल से होता है, राइट। देन सेल किसको बनाता है? टिश्यू को बनाता है। टिश्यू किसको बनाता है? ऑर्गन को बनाता है। ऑर्गन किसको बनाता है? ऑर्गन सिस्टम को बनाता है और उससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। तो एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं आपको कि ऑर्गेनिज्म किस तरह से बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले ईंटें चाहिए होती है। तो ईंट को अपन कंसिडर करते हैं सेल, राइट। अभी जब सारे ईंटें एक जगह पे अपन लगाएंगे वन बाय वन, तो क्या बनता है? दीवार बनता है, राइट। तो उसको अपन क्या कंसिडर कर सकते हैं? टिश्यू कंसिडर कर सकते हैं, राइट। देन दीवार से, हर दीवार जब चारों साइड से खड़ी होगी तो क्या बनेगा? एक रूम बनेगा,
सो यहाँ पे रूम आप किसको कह सकते हो, ऑर्गन को कह सकते हो, राइट। अभी एक घर में आपको पता है कई सारे रूम्स होती है, तो सारे रूम्स जो भी इंडिविजुअल रूम्स है, एक घर में जितने भी रूम्स है उनको अपन क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम। एक रूम को अपन ऑर्गन कहेंगे और कई सारे रूम्स को ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, और सारे रूम्स मिला के एक घर बनता है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म बनता है। आर यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो सेल एक जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो लाइफ की एक्टिविटी को कैरी करता है, और कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनता है जिसको अपन कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, दे आर वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब। टिश्यू जो है बहुत सारे सेल्स से ये बनता है और वो आपस में काम करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन अदा करने के लिए वो सब साथ में काम करते हैं, राइट। देन टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऑर्गन मतलब जैसे हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम किसको कह रहे हैं अपन, ऑर्गन सिस्टम जहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स को ग्रुप ऑफ सिस्टम को ग्रुप ऑफ सिस्टम कहते हैं या उनको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और ये सारे ऑर्गन्स मिलके पूरी बॉडी बनती है जिसको अपन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लाइफ। सो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक सेल से नहीं, ये एक सेल से ज़्यादा बनता है, एक सेल से ज़्यादा सेल से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ वन सेल और मेनी ऑर्गन सिस्टम्स। दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। नो अभी अपन देखते हैं कि सेल्स का डिस्कवर किसने किया है। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर सॉरी नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस खास करके नीट में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सेल का आविष्कार किसने किया है ये आपको ध्यान में रखना है। 1665 में, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1665 में रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट जिन्होंने सेल का आविष्कार किया है, और जो जब सेल का आविष्कार किया था वो एक्सीडेंटली निकला। उन्होंने ये सोच के नहीं निकाला है कि मुझे सेल कॉइन करना है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने सेल ये वर्ड कैसे यूज किया है, राइट। तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, रॉबर्ट हुक ये जो नाम का साइंटिस्ट है 1665 में उन्होंने सेल का कॉइन किया है। तो देखते हैं उन्होंने कैसे कॉइन किया है। उन्होंने सबसे पहले एक प्लांट देखा है, प्लांट का आपको पता है कि स्टेम का जो ऊपर का छिलका होता है जिसको अपन छाल भी कहते हैं, राइट, उसको अपन कहते हैं कॉर्क। क्या कहते हैं उसको, कॉर्क। तो प्लांट का जो कॉर्क पार्ट था उन्होंने वो निकाला है और उन्होंने उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखा है, और वो जो बेसिक माइक्रोस्कोप है उन्होंने उन्होंने अपने लिए बनाया था, इस रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए। तो ये माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद बनाया था इस स्टडी को प्रमोट करने के लिए, इस स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या किया था उन्होंने, ट्री का जो कॉर्क पार्ट होता है, कॉर्क मैंने आपको बताया कि स्टेम है, फॉर एग्जांपल स्टेम का जो आपको पता है कि स्टेम से जो ऊपर से छाल रहता है उसको अपन कॉर्क कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो कॉर्क को निकाला है और कॉर्क का उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया है, मतलब उसका ट्रांसफर सेक्शन लेके उन्होंने उसमें देखा है माइक्रोस्कोप के अंडर में। तो उनको कैसे देखा है, यस दिस इज माइक्रोस्कोप, यस दिस इज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के साथ में उन्होंने कॉर्क को जब इसके अंदर में देखा है तो उनको इस तरह का स्ट्रक्चर मिला है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर मिला, यू कैन सी हियर, राइट। एरो दिख रहा है आपको यहाँ पे, किस तरह से दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनी का जो छित्ता होता है आपको पता है, यहाँ पे देखो आप, जो जहाँ से एरो निकाला मैंने, ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल हनी का जो छत्ता होता है उसी तरह से बिल्कुल ये दिख रहा है। तो उन्होंने जब ये स्ट्रक्चर को देखा तो उनको इसमें कई सारे पॉलीगोनल सेल्स दिखे हैं, वो इस तरह के उनको एक स्ट्रक्चर मिला है। जैसे आपको पता है पॉलीगोनल मतलब इस तरह के, और जो छत्ता होता है वो इसी तरह से बनता है, यू नो इट वेरी वेल, राइट। ऐसे कई सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो
हर एक कंपार्टमेंट होता है, जैसे ये एक कंपार्टमेंट है। तो जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा तो इस तरह का स्ट्रक्चर उनको दिखा, और इस स्ट्रक्चर को, एक जो इंडिविजुअल कंपार्टमेंट है, इस इंडिविजुअल कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल कहा है। क्या कहा है उन्होंने? सेल कहा है। और सेल, ये जो वर्ड है लैटिन टर्म से आया है, लैटिन टर्म सेलुला। सेलुला एक लैटिन टर्म है जहाँ से सेल ये टर्म आया है। सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये सेल जो है वो इस कंपार्टमेंट को दे के नाम दिया है। तो यहाँ पे एक वॉल दिख रहा है, यहाँ पे दिस इज वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस इज कंप्लीट कंपार्टमेंट। ये सेल वॉल है ऊपर का और ये पूरा सेल है, तो इसको उन्होंने सेल वॉल करके नाम दिया है। और इस सेल वॉल में वर्ड सेल है, इस सेल वॉल में वर्ड क्या है? सेल है। तो ये सेल जो टर्म है वो यहीं से आया हुआ है, जिसको लैटिन में सेलुला कहते हैं। तो इस तरह उन्होंने सेल का आविष्कार किया था, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है? डिस्कवरी ऑफ सेल्स। अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि रॉबर्ट हुक ने वो एक्सीडेंटली कुछ काम कर रहे थे, तो उस पर उनको किसी तरह का कंपार्टमेंटल स्ट्रक्चर मिला, तो उसको उन्होंने सेल वॉल बोला है। तो सेल वॉल में सेल है, राइट, तो वहाँ से उन्होंने उसको सेल करके नाम दिया है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा था कि लिविंग सेल्स जो है, लिविंग सेल्स, सबसे पहले लिविंग सेल का आविष्कार किसने किया है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1674 में एंटोन वैन लीवेनहॉयक, इसको एवी ल्यूवेनहॉयक भी कहते हैं। क्या बता रहा हूँ मैं? 1674 में एवी ल्यूवेनहॉयक ने, इन्होंने लिविंग सेल का आविष्कार किया था। तो इन्होंने कैसे किया है? पॉन्ड वाटर जो होता है, पॉन्ड्स में जो वाटर होता है, उस वाटर में कुछ स्मॉल क्रिएचर उन्होंने देखा है, जैसे कि बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल जैसे यूनिसेलुलर होता है, आपको पता है। तो पॉन्ड वाटर से, जब पॉन्ड वाटर में उन्होंने स्मॉल क्रिएचर लाइक बैक्टीरियल सेल की स्टडी कर रहे थे, राइट। तो 1674 में एवी ल्यूवेनहॉयक अराउंड 9 साल के बाद, रॉबर्ट हुक ने कब स्टडी किया है? 1665 में। एंटन ल्यूवेनहॉयक ने कब किया? 9 साल के बाद, जब उन्होंने पॉन्ड वाटर से कुछ स्टडी कर रहे थे, तो वाटर में कुछ स्मॉल क्रिएचर मिला जिसको बैक्टीरियल सेल कहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल पता है, इट इज़ ए यूनिसेलुलर एंड इट इज़ अ लिविंग सेल। तो क्वेश्चन आ सकता है इसमें, नीट क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि सबसे पहले लिविंग सेल का आविष्कार किसने किया है, राइट। हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? तो आपको ध्यान में रखना है, इट इज एवी ल्यूवेनहॉयक। इज इट क्लियर? ये हो गया बैक्टीरियल सेल में, यूनिसेलुलर में। वही ह्यूमन बीइंग्स में इन्होंने एक सेल्स की स्टडी की है, ह्यूमन बीइंग में भी, राइट। कौन से सेल की स्टडी किया उन्होंने? स्पर्म सेल। ये आपको ध्यान में रखना। और ये यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ह्यूमन बीइंग में सबसे छोटा सेल, स्मॉल सेल अगर कोई होता है तो उसका नाम है स्पर्म सेल, राइट। तो स्पर्म सेल स्मॉल सेल है ह्यूमन बीइंग का। सो ल्यूवेनहॉयक ने बैक्टीरिया के बाद उन्होंने जब ह्यूमन में स्टडी किया था, तो स्पर्म सेल को लेके उन्होंने स्टडी किया था। इज इट क्लियर? यस। देन नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जैसे आपको पता है कि सेल है, राइट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज सेल। इसको ऊपर का जो आपको लेयर दिख रहा है, व्हाट दिस इज, ऊपर का लेयर, कवरिंग लेयर, उसको अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को किसने डिस्कवर किया था? कार्ल नागेली एंड स्क्री क्रैमर इन 1855। ध्यान में रखना है, जो सेल का आउटर कवरिंग, जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, तो उसको कार्ल नागेली और क्रैमर ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। और साइड में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस वन, ये ट्रांसफर सेक्शन है उसका। अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा सेल मेम्ब्रेन का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है 1835 में डुजार्डिन, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। सो डुजार्डिन ने, अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? यस, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये सेल है यहाँ पे, दिस इज सेल, ये सेल है। सेल के अंदर में जो जेल स्ट्राइक स्ट्रक्चर है, जेली स्ट्रक्चर, जिसमें साइटोप्लाज्म भी आएगा, प्लस अंदर में
न्यूक्लियोप्लाज्म भी आएगा। न्यूक्लियस के अंदर का प्लाज्म दैट इज न्यूक्लियर प्लाज्म, राइट, और न्यूक्लियस के बाहर का जो पोर्शन होता है जहाँ पे विस्कस जेली फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सबसे पहले 1835 में डुजार्डिन, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम जो है सारकोड करके दिया था। सो डुजार्डिन ने जब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म की स्टडी किया था तो उन्होंने प्रोटोप्लाज्म करके डायरेक्टली नहीं बोला था, उन्होंने उस जेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला था? सारकोड करके बोला था। देन प्रोटोप्लाज्म, ये वर्ड, ये नाम किसने दिया है? J.E. पुरकिन जी इन 1839 में उन्होंने सबसे पहले इस सारकोड को प्रोटोप्लाज्म करके नाम दिया है। आर वी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्या बोला मैंने? सेल के अंदर का जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको डुजार्डिन ने सारकोड करके नाम दिया है, और उसी सारकोड को प्रोटोप्लाज्म करके किसने नाम दिया है? J.E. पुरकिन जी ने 1839 में उसको प्रोटोप्लाज्म करके नाम दिया है। इज इट क्लियर? सो दिस इज अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ये मैं आपको एक रफ डिटेल्स बता रहा हूँ, इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हर एक ऑर्गेनिल को, मतलब सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे आपको पता है ऑर्गेनिल मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में अगर आप देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, गोल्जी apparatus इज देयर, सेवरल ऑर्गेनिल्स आर देयर, और हर एक के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। सो ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, राइट। यस, कमिंग द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस का आविष्कार किसने किया? राइट साइड में आप देख रहे हो न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? इन द डायग्राम यू कैन सी दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसका आविष्कार किया था, इसका डिस्कवर किया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं एग्जाम में, खास करके नीट के एग्जामिनेशन में, लेकिन जैसे न्यूक्लियस हो गया, राइट, देन सेल हो गया। सेल को सबसे पहले किसने आविष्कार किया, डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस को किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साल में? 1831 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना है, खास करके ये नीट में पूछे जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, जो एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका डिस्कवर किसने किया है? रिचर्ड अल्टमन ने 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर किया है। तो जितने भी मैं साइंटिस्ट का नाम बता रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है अच्छे से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज योर स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कभी ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं, राइट। द नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, सेल थ्योरी। तो सेल का आविष्कार हो गया, सेल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सभी साइंटिस्ट ने पढ़ाई की है, स्टडी किया है। अभी आता है सेल थ्योरी। तो सबसे पहले सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया या पोस्टुलेट किया है? सेल थ्योरी को पोस्टुलेट करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट, इनका नाम है मैथियस स्लेडन एंड जूलॉजिस्ट का नाम है श्वैन। तो इनको कहा जाता है स्लेडन एंड श्वैन। स्लेडन जो है बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट के ऊपर काम किया था और उन्होंने बताया कि हर एक प्लांट जो है वो सेल से बनता है। वैसे श्वैन ने किसके ऊपर स्टडी किया? एनिमल्स के ऊपर। और इन्होंने बताया है कि हर एक एनिमल जो है वो कई सारे सेल से बनता है। इन दोनों ने मिलके क्या बताया है? इन दोनों ने मिलके ये बताया है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, ये सेल से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? ये सेल से ही बनते हैं, ये उन्होंने बताया है, राइट। अभी इस सेल थ्योरी में उन्होंने क्या क्या बताया है, कौन कौन से पॉइंट्स बताया है? जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ये कई सारे सेल से बनता है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल। अगर यूनिसेलर होगा तो एक सेल, मल्टीसेलर होगा तो कई सारे सेल से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया इन्होंने? दिस सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, सेल के बिना लाइफ नहीं है, राइट। इसी के ऊपर पूरी जिंदगी डिपेंड है, पूरी लाइफ डिपेंड है। सो विदाउट सेल द बॉडी कांट डू एनीथिंग, ये आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? तो ये 2 मेन पॉइंट्स है जो सेल थ्योरी में उन्होंने पोस्टुलेट किया। किसने? स्लेडन ने और श्वैन ने। उसके बाद 1855 में
1855 में और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चॉय। इन्होंने एक थर्ड प्रिंसिपल इस सेल थ्योरी में ऐड किया है, मतलब स्लाइट इस सेल थ्योरी का उन्होंने मॉडिफिकेशन किया है। सो रुडोल्फ विर्को क्या कहते हैं कि इनके हिसाब से इनका ये कहना है कि हर एक सेल जो है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। किससे आता है ये? हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। जैसे सेल डिवीजन में अपन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में एक सेल का जब सेल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेंगे, 2 सेल का डिवीजन होगा तो 4 बनेंगे। तो जो सामने के सेल से 4 सेल्स कहाँ से आए? 2 सेल। 2 सेल कहाँ से आए? उसके पहले के सेल से, राइट। तो उन्होंने अपने थ्योरी में यही बताया है, किसने? रुडोल्फ विर्को ने। उन्होंने अपने थ्योरी में यही बताया है कि हर एक सेल जो है वो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, राइट। उसको लैटिन में क्या कहते हैं? लैटिन में देखो यहाँ पे ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है हर एक सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो इन्होंने ये एक पॉइंट जो है जिसको थर्ड प्रिंसिपल करके उन्होंने अपने सेल थ्योरी में ऐड किया है, राइट। देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, क्या कहता है ये मॉडर्न सेल थ्योरी है। मैं आपको बता दूं कि जैसे विर्को ने उन्होंने स्टडी किया था, उन्होंने ये बताया था कि हर एक सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। उसके बाद इसके ऊपर, इस सेल थ्योरी के ऊपर कई सारा रिसर्च हुआ है और उसके बाद कई सारे पोस्टलेट्स आए हैं और कुछ चीज़ें जो है वो उस सेल थ्योरी में ऐड हुई है जिसको अपन कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी, व्हाई द नेम इज गिवन? बिकॉज सम न्यू मॉडिफिकेशंस आर देयर। कुछ सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन हुआ है तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐड हुई है। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई है? जैसे कि इनके हिसाब से इनका कहना है कि इसमें बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स ऐड हो गए। कौन कौन से 4 स्टेटमेंट्स? लेट्स सी फर्स्ट वन, द सेल कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच इज कॉल्ड DNA, deoxyribonucleic acid, which is passed from one cell to another cell during cell division. इस मॉडिफाइड सेल थ्योरी के हिसाब से फर्स्ट पॉइंट जो कहता है वो ये है कि हर सेल के पास एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जिसको अपन DNA कहते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आपको ये भी पता है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जैसे आपको पता है कि एज वी द ह्यूमन बींग्स वी केम फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट, और पेरेंट्स केम फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल के पास। तो ये भी इस मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किया है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ऑल सेल्स आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इनका ये कहना है कि बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, सारे सेल्स का जो केमिकल कंपोजिशन है, जो अंदर का जो केमिकल एनवायरनमेंट है या सेल का जो कंपोजिशन है, जिस चीज़ों से सेल बनता है, वो सभी का केमिकल कंपोजिशन और उसकी एक्टिविटी ये सारे सेल्स का सेम ही रहता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ऑल बेसिक केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर कैरिड आउट इनसाइड द सेल्स। तो जितने भी केमिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है ये कहाँ पे होते हैं? ये सेल के अंदर में होते हैं। आपको पता है फॉर एग्जांपल मसल है, अभी मसल का मूवमेंट हो रहा है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होना और रिलैक्सेशन होना ये किसके ऊपर डिपेंड है? अल्टीमेटली सेल के ऊपर डिपेंड है। तो सेल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तभी आपको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दिखेगा मसल का, राइट। सो मसल जो टिश्यू से बनता है, टिश्यू सेल से बन रहा है। सो अल्टीमेटली मसल में क्या है? सेल्स है। तो जब तक सेल अपना काम नहीं करेगा तब तक मसल जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो जितने भी ऑर्गन्स है या ऑर्गन सिस्टम है ये सभी जो है सेलुलर एक्टिविटी से चलता है। वन मोर पॉइंट क्या दिया है? सेल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स विद इन द सेल, जैसे कि ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल की जो एक्टिविटी है वो डिपेंड होता है सब सेलुलर स्ट्रक्चर पे। सब सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जिसमें जितने भी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर में, आपको पता है सेल के ऊपर के सरफेस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको अपन सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर में ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने आपको बताया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, राइट। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कई सारे ऑर्गेनेल्स है। तो ये जितने भी ऑर्गेनेल्स है अंदर में ये सब जो है ये सेल की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं। सो अंदर में जब तक इनका फंक्शनिंग नहीं होगा तब तक सेल उसकी अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाएगी। इज इट क्लियर?
तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये मॉडर्न सेल थ्योरी में ऐड किया है. सो दीज आर सम postulates or the statements which are given by modern cell theory. So this is about the introduction of cell and modern cell theory. Right guys? And hope you understand this very well. And this is my channel Tirupati Sir's Biology. Don't forget to subscribe my channel Tirupati Sir's Biology. Thank you very much.